हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के आज के नए वीडियो में। जो है आपका नया वैकेंसी जो व्यापम की तरफ से निकला है हैंड पंप तकनीशियन का, उसके बारे में कब से कब तक का डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या इसका सिलेबस है, क्या योग्यता है और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो जो ये वैकेंसी है ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से निकाला गया है हैंड पंप तकनीशियन की। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है 25 तारीख शुक्रवार से शुरू हो गई है। 25/8/2023 से ये शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है और इसका अंतिम तिथि जो है वो है 10 तारीख 9वां महीना 2023। इसका अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की। और त्रुटि सुधार करने की इसका जो डेट है वो है 11/9/2023 से 13/9/2023 तक इसका त्रुटि सुधार कर सकते हैं, यानी कि 11 सितंबर से 13 सितंबर तक। और इसका परीक्षा तिथि जो है संभावित है वो 24 सितंबर रविवार को इसका संभावित परीक्षा तिथि है। और परीक्षा का समय जो होगा वो पूर्वाह्न यानी कि सुबह का समय होगा। और परीक्षा केंद्र यहाँ का इसका है तो परीक्षा केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्यालयों में दिया गया है। परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में इसका दिया जाएगा। और आगे देखिए परीक्षा पद्धति इसका किस प्रकार से होगा। जो मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा पद्धति जो है, तो प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जो 4 विकल्प के होते हैं, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में यानी कि जिस आपको OMR कॉपी दिया जाएगा, OMR जो कॉपी रहता है उसमें काले या नीले 2 ही प्रकार के कलर का पेन का वो आपको यूज़ करना है, काले या नीला, काला या नीला का। तो जो MR कॉपी होता है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो गोला होता है उस गोला में आपको काले या नीले पेन से पूर्णतः भरना होगा, उसको पूरी तरीक़े से भरेंगे। उसके बाद प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक उत्तर सही होता है, एक ऑप्शन उसमें सही होता है और बाकी 3 होता है वो गलत होता है। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर नियत अंक दिया जाएगा। जो अंक निर्धारित रहेगा वो अंक आपको दिया जाएगा। और गलत उत्तर होने पर, एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक अंक प्रावधान है। तो या आप गलत उत्तर चूज करते हैं, गलत विकल्प का चयन करते हैं, या एक ही ऑप्शन में एक विकल्प को चुनने के बजाय एक से अधिक विकल्प को चुनते हैं तो भी आपका वो गलत में ही गिनती होगा। तो उसके लिए ऋणात्मक यानी कि माइनस मार्किंग का प्रावधान है, और जो कि 1/4 के रूप में है, यानी कि 1/4। 4 यानी कि इसका मतलब समझा दूँ तो 4, अगर 4 उत्तर आपके गलत होते हैं, 4 ऑप्शन 4 विकल्प आपको 4 प्रश्न में 4 विकल्प आपका गलत हो, 4 प्रश्न आपका गलत होता है तो उसमें 1 नंबर आपका सही उत्तर का 1 नंबर आपका काटा जाएगा 4 प्रश्न गलत करने पर। तो ये इस प्रकार 1/4 अंक का इसका माइनस मार्किंग रहेगा। और देखिए पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। युक्त परीक्षा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लें। तो इसमें आपको सिलेबस भी बता दूंगा मैं, इसके बाद सिलेबस इसका क्या क्या है वो आपको जब बताऊंगा। तो आगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश। तो परीक्षा कक्ष में प्रवेश के लिए क्या करना है आपको, परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री ही लेकर जाएँ। परीक्षा प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, जो ऑनलाइन से आप प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फ़ोटो प्रिंट ना हुआ तो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर परीक्षा केंद्र में जावें। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है परीक्षा केंद्र में। अगर एडमिट कार्ड में आपका जो फ़ोटो है वो प्रिंट नहीं हुआ है तो आप रंगीन फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है वो लेकर जाएँ। और क्या लेके जाना है दूसरा, देखिए तो सिर्फ नीला या काला डॉट पेन आपको लेके जाना है। और तीसरा देखिए अपने साथ अभ्यर्थी जो है वो अपना मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी लेकर ही परीक्षा केंद्र में आएंगे, जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। अगर आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना आईडी लेके जाना ही है। आईडी यानी कि आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है। अपना मूल पहचान पत्र आपको लेके जाना ही होगा। अगर आप अपना मूल पहचान पत्र जो है आप नहीं लेके जाते तो आपको परीक्षा से वंचित किया जाएगा, आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना दिया जाएगा। और अभ्यर्थी के पास किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेपर, मोबाइल फ़ोन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने पर उसे अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में सम्मिलित होने की। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि क्या है देखिए। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन फॉर्म भराने के अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस के लिए आपको त्रुटि सुधार का समय दिया जाता है। उसके बाद देखिए OMR उत्तर सीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाती। ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्ट त्रुटि सुधार कर की गई प्रविष्ट के अनुसार ही प्रवेश पत्र जो है जारी किया जाता है। जो सुधार करने के पश्चात जो आपका प्रवेश पत्र होता है वो जारी किया जाता है। प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी जो है आपका देखिए, परीक्षा तिथि के लगभग 7 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड आपको व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। अभ्यर्थी जो है अपना प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें, क्योंकि काउंसलिंग के समय तथा स्टोरेज ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होता है। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे देखिए, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा आपको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आपको खुद ऑनलाइन इसको निकलवाना पड़ेगा। इसका हेल्पलाइन नंबर है, आपको अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन संबंधी जानकारी देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10 से सायं 5:30 बजे तक कार्यालयीन के समय में, कार्य दिवस यानी समझते हैं सोमवार से शनिवार, ठीक है, संडे को अवकाश रहता है। तो देखिए कार्यालयीन समय के बीच जो है इसको नंबर जो है यहाँ पर दिया है 0771297278 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में, अगर अवकाश के समय होता है, अवकाश के दिन होता है, तो मोबाइल नंबर दिया है 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। और आगे देखिए, त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निस्तारीकरण एवं बदले में दिया गया अंक के बारे में। परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है। ठीक है, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। यानी कि विषय विशेषज्ञ जो होते हैं, अगर प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उस प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से कह रहा है ये। निम्नलिखित कारण है जिससे प्रश्न को निरस्त किया जाता है। जैसे कि प्रश्न की संरचना गलत हो, अगर प्रश्न गलत हो तो प्रश्न की संरचना जो है गलत हो तो प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से अधिक विकल्प सही हो तो भी प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। अगर विकल्प जो दिया है, 4 विकल्प दिया है किसी प्रश्न का, तो उसमें एक से अधिक जो विकल्प वो सही होता है, तो इस स्थिति में भी निरस्त कर दिया जाता है प्रश्न को। और देखिए, कोई भी विकल्प सही ना हो, अगर कोई भी विकल्प अगर सही नहीं हो, चारों विकल्प दिया जाता है तो उसमें कोई भी विकल्प अगर सही नहीं होता तो भी प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों तो, और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो तो भी निरस्त कर दिया जाता है। मुद्रा त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो फिर भी तो भी निरस्त कर दिया जाता है। मुद्रा त्रुटि से मतलब है इसका छपाई में अगर कोई त्रुटि होती है तो सही उत्तर प्राप्त नहीं होती है, छपाई में त्रुटि होने के कारण, तो भी इसको निरस्त कर दिया जाता है। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र है जिसमें कुल अंक 100 हैं, ठीक है, तो उसमें 6 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद परीक्षा अभ्यर्थी 94 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, तो 34 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा नेगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता है, तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार होगी। तो सही उत्तर की संख्या अगर 60 है तो उसमें माइनस करेंगे गलत उत्तरों की संख्या एवं काटे गए अंक जो है, तो यानी कि 34 अगर गलत उत्तर है उसका, तो उसका 34 का जो 4 अंक 1/4 उसका वो है क्या है, 1/4 माइनस मार्किंग है,
तो 1/4 का 34/4 कर देंगे तो इसका क्या निकलता है 8.5, ये जो है काटे का अंक निकलता है। तो उसमें 60 में जो है उसका प्राप्तांक कुल अंक है, सही उत्तरों की संख्या 60 है, तो उसमें 60 में 8.5 जो है उसका घटा देंगे माइनस मार्किंग के तहत। तो उसका नंबर जो आएगा वो आएगा 51.5%, तो उसका माइनस मार्किंग उसका जो कुल प्राप्तांक आएगा, कुल प्राप्तांक कितना आएगा 51.5। देखिए दावा आपत्ति के बारे में, परीक्षा संपन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विशेष विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात प्रश्न पत्र का विश्लेषण के पश्चात मॉडल उत्तर जारी कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी जो है व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा आपत्ति, इसमें सप्रमाण में क्या किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा, तो व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्वयं उपस्थित होकर या आप डाक के माध्यम से करेंगे वो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जो दावा आपत्ति करने का विधि है वो ऑनलाइन होगा आपका व्यापम की वेबसाइट पर। व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मैनुअल URL की मुख्य पृष्ठ पर दिया जाता है, कृपया इसका भलीभांति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें। नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के समय पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। जो तिथि दिया रहता है दावा आपत्ति करने का, उसके पश्चात आपका पोर्टल आपका जो दावा आपत्ति रहेगा वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियत तिथि तक ही इसका स्वीकार होता है। बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है दावा आपत्ति के लिए तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावा आपत्ति के संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जाएगा। अगर आपको कोई दावा आपत्ति आप कोई करते हैं तो इसमें इसका जो मान्यता होगा वो विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। दावा आपत्ति के संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा आपत्ति अलग अलग प्रस्तुत करना होगा आपको। अगर कोई आपके किसी 100 क्वेश्चन में कोई एक प्रश्न का आपको दावा करना है तो उसका अलग करना है, 2 का करना है तो 2 बार करना हो, दूसरा अलग करना होगा, तीसरा का करना है, तीसरा चौथा पाँच किसी भी करना हो तो अलग रूप से करना होगा, अलग अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जाएगा। एक साथ आप एक से अधिक प्रश्नों का दावा आपत्ति जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सकते। कितने भी प्रश्नों पर दावा आपत्ति अलग अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जाएगा। कितने भी प्रश्न हो दावा आपत्ति अलग अलग करने पर उन पर विचार किया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाएगा। आप जब जो दावा आपत्ति प्रस्तुत करते हैं उसका विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण कर परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा। उसके बाद आपके मॉडल उत्तर जो होता है उसमें संशोधन करके अंतिम उत्तर जो है जारी किया जाएगा, जिसे व्यापम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तर शीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी किया जाएगा जो अंतिम उत्तर, उसमें किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाता। अंतिम उत्तर जो जारी करता है व्यापम, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होता। परीक्षा परिणाम कहाँ घोषित होगा देखिए, तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची एवं कुल प्राप्तांक घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम जो है व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in जो है व्यापम की वेबसाइट है, CG व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो भी परीक्षा परिणाम है उसका व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं और प्रिंट अपना प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तर शीट का मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है। OMR मशीन से उत्तर शीट का मूल्यांकन किया जाता है आपका, अतः पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा जाता। क्षेत्राधिकार देखिए, व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाएगी। तो क्षेत्राधिकार क्या है व्यापम का? व्यापम का सिर्फ जो दायित्व होता है वो परीक्षा लेना तथा परीक्षा का मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम जारी करना,
मेरिट के आधार पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो विभाग की होती है। और व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वय केंद्रों के नाम। तो आपको बताया था शुरू में ही कि जो परीक्षा केंद्र होगा वो 5 जिला संभाग में होगा। तो संभाग स्तर पर है, तो इसका देखिए पहला है सरगुजा अंबिकापुर, जहाँ जिला कोड है उसका 11। इस विद्यालय का नाम है जिसमें एग्जाम होना है राजीव गांधी शासकीय पीजी महाविद्यालय अंबिकापुर में। दूसरा है बिलासपुर का जिला कोड है 13, शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर में। उसके बाद है दुर्ग का है जिला कोड है 16, विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग। और जगदलपुर में होना है जगदलपुर बस्तर, इसका जिला कोड है 17, शासकीय पीजी महाविद्यालय जगदलपुर में। और उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर आता है रायपुर का आपका जिला कोड है 25, शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय रायपुर। ये आपके परीक्षा केंद्र हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, इतने जगह में आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। फिर देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपका सिलेबस यहाँ पर टोटल 100 नंबर का रहेगा, तो इसमें 40 नंबर का आपका दिया है। भाग 1 में सामान्य अध्ययन है आपका 40 नंबर का, जिसमें कुल प्रश्न 40 होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक का निर्धारण किया गया है। तो सामान्य ज्ञान देखिए, सामान्य ज्ञान अखंड में हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य विज्ञान रहेगा, हाई स्कूल स्तर तक का भारत का भूगोल रहेगा, हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य गणित रहेगा, समसामयिक राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, खेल राष्ट्रीय स्तर की खेल पर सामान्य प्रश्न, सामान्य बौद्धिक योग्यता, हाई स्कूल स्तर तक का विश्लेषण एवं तार्किक योग्यता जो है इतना जो है आपका 15 नंबर का रहेगा। इतना जो है आपका 15 नंबर का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद ब खंड देखिए जो है 25 नंबर का रहेगा आपका, जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो इसमें है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का योगदान, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, कला एवं संस्कृति, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, भाषा, विशेष परंपराएं, तीज, व्यंजन, पकवान, पर्व एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि एवं वर्षा, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज तथा स्थानीय खेलकूद, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, यानी कि इसका अर्थ है करंट अफेयर से। तो ये इसका सिलेबस है इसका। और आगे देखिए ये है आपका 40 नंबर तक का सिलेबस है। और आगे देखिए, आगे है तकनीकी कौशल। ये जो तकनीकी कौशल से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आपके लिए 60 नंबर के रहेंगे, 60 नंबर का रहेगा इसका तकनीकी कौशल से प्रश्न आएंगे वो 60 नंबर के रहेंगे। तो तकनीकी कौशल में आपका सुरक्षा का महत्व और सामान्य सावधानियां से संबंधित रहेगा, उद्योग दुकान में बरती जाने वाली सुरक्षा और सामान्य सावधानियों का महत्व, प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, विद्युत मेन का संचालन और विद्युत सुरक्षा, पीपीईएस का परिचय, आपातकालीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया जैसे बिजली की विफलता, आग और सिस्टम की विफलता, हाउसकीपिंग और अच्छी शॉप फ्लोर प्रथाओं का महत्व, 5S अवधारणा और उसके अनुप्रयोग का परिचय, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण, दिशा निर्देश, कानून और विनियम जो लागू हो, तप्त कर्म, सीमित स्थान कार्य और सामग्री प्रबंधन उपकरण पर बुनियादी समझ, रैखिक माप, इसकी इकाइयाँ, डिवाइडर, कैलिपर्स, हेमेफ्रोडाइड, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, उनका विवरण और विभिन्न प्रकार के हथौड़ों का उपयोग, वी ब्लॉकों का विवरण, उपयोग और देखभाल, अंकन तालिका, मापने के मानक, अंग्रेजी, मीट्रिक इकाइयाँ, कोणीय माप, बेंच वाइज निर्माण प्रकार, उपयोग, देखभाल एवं रखरखाव, वाइस क्लैंप, हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड, विशिष्टता, विवरण, रेत के प्रकार, उनका उपयोग, हैंक्सा के उपयोग की विधि, फाइलें जो है विशिष्ट फाइलें को देखिए, विशिष्टताएं, विवरण, सामग्री, ग्रेड, कट फाइल तत्व, उपयोग, फाइलों के प्रकार, फाइलों की देखभाल एवं रखरखाव, मीडिया को चिन्हित करना, नीला पसिया, नीला लाल सीसा, चाक और उनका विशेष अनुप्रयोग, विवरण चिन्हित करना, इन सबसे प्रश्न आएंगे। और आगे देखिए, और आगे है ड्रिल से संबंधित। तो ड्रिल सामग्री के प्रकार जो है टेपर लेग, सीधी लेग, भाग, ड्रिल सामग्री के प्रकार, भाग और आकार, विभिन्न सामग्रियों के लिए ड्रिल एंगल, कटिंग एंगल, कटिंग स्पीड, फीड, आरपीएम, विभिन्न सामग्रियों के लिए
ड्रिल होल्डिंग उपकरण, सामग्री निर्माण और उनके उपयोग। टैप के बारे में देखिए, टैप ब्रिटिश मानक BSW, BSF, BA एवं BSP और मीट्रिक BIS मोटा और महीन टैप करता है। सामग्री भाग, टैप रिंच के बारे में देखिए, सामग्री भाग प्रकार और उनके उपयोग। टूटे हुए नल स्टड को हटाना। डाइस ब्रिटिश मानक, मीट्रिक और BIS मानक सामग्री भाग प्रकार। डाइस के उपयोग की विधि, डाई स्टॉक सामग्री भाग और उपयोग। लीवर और सरल मशीनें, लीवर और सरल मशीनें, लीवर और उसके प्रकार, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और देखिए आगे आगे है धातु। इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण, रंग, वजन, संरचना और चालकता, चुंबकीय संकरणीयता, विशिष्ट गुरुत्व, यांत्रिक गुण, लचीलापन, तन्यता, कठोरता, भंगुरता, कठोरता, दृढ़ता और लोच। पावर सा, बैंड सा, धातु काटने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्कुलर सा मशीनें। माइक्रोमीटर, बाहर और अंदर सिद्धांत, संरचनात्मक विशेषताएं, भागों का ग्रेजुएशन पढ़ना, उपयोग और देखभाल। माइक्रोमीटर, गहराई नापने का यंत्र, भाग, ग्रेजुएशन पढ़ना, उपयोग करना और देखभाल करना। डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, सिद्धांत, निर्माण, ग्रेजुएशन पढ़ना, उपयोग और देखभाल। डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर ऊंचाई, गैज, सामग्री, निर्माण, भाग, ग्रेजुएशन अंग्रेजी और मैट्रिक, उपयोग, देखभाल और रखरखाव। ड्रिलिंग प्रक्रियाएं, सामान्य प्रकार, बेंच प्रकार, स्तंभ प्रकार, रेडियल प्रकार, गैंग और मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन। आगे देखिए सोल्डर और सोल्डरिंग के बारे में परिचय इसका। सोल्डर और फ्लक्स के प्रकार, सोल्डरिंग आयरन के विभिन्न प्रकार के सोल्डर और इनके हीटिंग मीडिया की संरचना, टाँका लगाने की विधि, चयन एवं अनुप्रयोग, जोड़। हार्ड सोल्डर परिचय, प्रकार और टाँकने की विधि जो है, इससे संबंधित प्रश्न। और सुरक्षा के बारे में देखिए, सुरक्षा का महत्व और वेल्डिंग दुकान में बरती जाने वाली सामान्य सावधानियां। विद्युत एवं गैस वेल्डिंग में सावधानियां। सुरक्षा उपकरणों का परिचय और उनके उपयोग। मशीनें और सहायक उपकरण, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स, वेल्डिंग जनरेटर, वेल्डिंग हाथ उपकरण के बारे में देखिए, हथौड़ा, वेल्डिंग विवरण, प्रकार और उपयोग, विवरण, सिद्धांत, कार्बन डाइऑक्साइड, वेल्डिंग संचालन की विधि, HP वेल्डिंग उपकरण विवरण, LP संचालन की प्रमुख विधि, वेल्डिंग उपकरण विवरण, सिद्धांत, संचालन की विधि, BISSP 46 1988 विनिर्देशों के अनुसार जोड़ों के प्रकार, बट और फिलेट, गैसें एवं गैस सिलेंडर विवरण, प्रकार, अंतर एवं उपयोग। ARC वेल्डिंग मशीनों के लिए पैरामीटर सेट करना, वेल्डिंग का चयन, इलेक्ट्रोड रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऑक्सीजन एसिटिलीन काटने मशीन ऑक्सीजन एसिटिलीन काटने वाली मशीन का विवरण। भाग संचालन की विधि का उपयोग करता है। कटिंग टॉर्च विवरण, भागों कार्य का उपयोग आदि से इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे देखिए स्क्रू संबंधित प्रश्न, देखिए स्क्रू संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामग्री, डेसिग्नेशन, विशिष्टताएं, संपत्ति, वर्ग, पेंच या बोल्ट को कसने ढीला करने के लिए उपकरण। टॉर्क रेंच, स्क्रू जोड़ गणना, उपयोग करना। स्क्रू थ्रेड, शब्दावली, भाग प्रकार और उनके उपयोग। स्क्रू पिच गेज, सामग्री भाग, रेत का उपयोग करना। बिजली उपकरण, इसकी रचनात्मक विशेषताएं, उपयोग और रखरखाव। लॉकिंग डिवाइस, नट्स के प्रकार, विवरण और उपयोग। चाबियां, विभिन्न प्रकार की चाबियां, स्वीकार्य, क्लियरेंस और टेपर प्रकार, चाबी से खींचने वालों का उपयोग। विशेष फाइलें प्रकार, विवरण और उनके उपयोग। सरफेस फिनिश, महत्व परीक्षण के लिए उपकरण। सरफेस फिनिश के संबंध में शर्तें, सरफेस की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपकरण जो है। और आगे देखिए सरफेस की फिनिश की आयामी सहनशीलता, कार्य को जंग और संक्षारण से मुक्त रखने का महत्व। कोटिंग्स के बारे में देखिए, धातुओं की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न कोटिंग्स, गर्मी और विद्युत जमा उपचार, दवारक, सुरक्षा कोट, एक सुखद फिनिश प्रदान करने के लिए उपचार, जैसे क्रोमियम, सिल्वर प्लेटिंग, निकेल, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। आगे है अंतर परिवर्तन क्षमता के बारे में। इंजीनियरिंग में आवश्यकता क्षेत्र परिभाषा, BIS परिभाषा। सीमा के प्रकार, सीमा और फीट की शब्दावली। मूल आकार, वास्तविक आकार, विचलन, उच्च और निम्न सीमा, शून्य रेखा, सहनशीलता क्षेत्र, इसके और सीमा से अलग मानक प्रणालियाँ। ब्रिटिश मानक प्रणाली, BIS प्रणाली, BIS फीट के अनुसार सहिष्णुता व्यक्त करने की विधि। परिभाषा प्रकार, रेखा चित्र के साथ प्रत्येक का विवरण। वर्नियर ऊंचाई, गेज, सामग्री निर्माण, भाग, स्नातक, उपयोग, देखभाल और रखरखाव के बारे में। उसके बाद खराद पर काम करते समय बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानी, खराद विशिष्टताएं और
निर्माणात्मक विशेषताएं, खराद के मुख्य भागों का विवरण, बिस्तर, हेड, स्टॉक, कैरिज, टेल, स्टॉक, फीडिंग और थ्रेड कटिंग तंत्र, केंद्रों के बीच कार्य को पकड़ना, क्लच प्लेट, क्लॉक के साथ कार्य करना, फेसिंग और रफिंग टूल और उनके अनुप्रयोगों का सरल विवरण, रख रखाव, कुल उत्पादक रख रखाव, स्वायत्त रख रखाव, नियमित रख रखाव, रख रखाव अनुसूची, मशीन मैनुअल से डेटा की पुनर्प्राप्ति, निवारक रख रखाव, निवारक रख रखाव का उद्देश्य और कार्य, अनुभाग निरीक्षण, दृश्य और विस्तृत स्नेहन सर्वेक्षण, प्रतीक और रंग कोडिंग की प्रणाली, पुनरीक्षण सामग्री का सरल आकलन, हस्त पुस्तिकाओं एवं संदर्भ तालिकाओं का उपयोग, असेंबली विफलताओं के संभावित कारण और उपाय, मशीनरी और इंजीनियरिंग उपकरणों की स्थापना, रखरखाव और ओवरहॉल, संरक्षण, झुकने, फिक्सिंग जैसी संयोजन तकनीकें, यांत्रिक जोड़े, थ्रेडेड जोड़, सीलिंग और टार्किंग, डबल पिन सामग्री निर्माण, प्रकाश सटीकता और उपयोग, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए बेयरिंग, परिचय, वर्गीकरण, बेरिंग है ये बेरिंग, परिचय, वर्गीकरण, प्रत्येक का विवरण, बॉल बेयरिंग, एकल पंक्ति, दोहरी पंक्ति, प्रत्येक का विवरण और दोहरी पंक्ति के फायदे, रोलर और सुई बेयरिंग, रोलर बेयरिंग के प्रकार, प्रत्येक का विवरण और उपयोग, बॉल और रोलर बेयरिंग को फिट करने की विधि, बेयरिंग धातुएं, प्रकार, संरचना और उपयोग, बेयरिंग के लिए सिंथेटिक सामग्री, प्लास्टिक, लेमिनेट सामग्री, उनके गुण और फेनोलिक, टेफनॉल, पॉलीआमाइड जैसे बेयरिंग में उपयोग, वाशर प्रकार और वाशर आकार की गणना, जोड़ों का निर्माण और फिटिंग, पैकिंग, स्नेहन और स्नेहक, प्रत्येक प्रकार के विभिन्न प्रकार, विवरण और उपयोग का उद्देश्य, स्नेहन की विधि, एक अच्छा स्नेहक की चिपाहट, स्नेहक का मुख्य गुण, जर्नल बेयरिंग्स में तेल की फिल्म कैसे बनती है, फाउंडेशन, बोल्ट प्रकार, प्रत्येक निर्माण उपकरण, चरखी, ब्लॉक, क्राउबार, स्पिरिट लेवल, प्लम्ब बाब, तार रस्सी, मनीला रस्सी, लकड़ी के ब्लॉक का विवरण, उठाने वाले उपकरणों एवं उठाने वाले उपकरणों, एक्सट्रैक्टर प्रेस और उनके उपयोग का उपयोग, व्यवहारिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने की विधि, भारी मशीनरी का स्लिंग और संचालन, भारी हिस्सों को हटाने और बदलने में विशेष सावधानियां, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग उपकरण, सम्मेलनों का परिचय, ड्राइंग शीट, टाइल्स, ब्लॉक के आकार और लेआउट, इसकी स्थिति और सामग्री, ड्राइंग उपकरण, आयामीकरण, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, अवधारणाएं और ड्राइंग का वाचन से संबंधित प्रश्न आएंगे। और कार्यशाला, गणना एवं विज्ञान, इकाई भिन्न इकाई प्रणाली का वर्गीकरण, मौलिक और व्युत्पन्न इकाई, FPS, CGS, MKS और SI इकाइयाँ, माप इकाइयाँ और रूपांतरण कारक, SCF, LCM और समस्याएं, भिन्न जोड़ घटाव गुणा और भाग, दशमलव भिन्न जोड़ घटाव गुणा और भाग, वर्गमूल अनुपात और असमानुपात, प्रतिशत वर्ग और वर्गमूल, सरल समस्याएं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग और संबंधित समस्याएं, अनुपात और समानुपात, अनुपात और अनुपात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात, प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना, सामग्री विज्ञान, धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार, धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण, लोहा और कच्चा लोहा का परिचय, लोहा और इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और कार्बन स्टील के गुणों और रबर लकड़ी और इंसुलेशन सामग्री के उपयोग के बीच अंतर, द्रव्यमान, भार, आयतन और घनत्व संबंधित प्रश्न आएंगे। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, वजन और विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, वजन और विशिष्ट गुरुत्व से संबंधित समस्याएं गणितीय है ये सब। गति और वेग, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गति ऊर्जा से संबंधित प्रश्न आएंगे। गति और वेग, विश्राम गति, चाल वेग, गति और वेग में अंतर, त्वरण और मंदता, गति और वेग संबंधी समस्या, कार्य शक्ति, ऊर्जा, HP, IHP, BHP और दक्षता, संभावित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और असाइनमेंट से संबंधित समस्याएं। क्षेत्रमिति से प्रश्न आएंगे। ठोसों का सतह क्षेत्रफल और आयतन, घन घनाभ, बेलन, गोला और खोखला बेलन, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। ये सब जो है वो 60 नंबर के रहेंगे टोटल। बाकी उधर जो बताया था पहले वो 40 नंबर का, टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट में जाना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से कुछ
इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जो है वो जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व है वो स्वयं का होगा, स्वयं अभ्यर्थी का होगा। ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा। परीक्षा दिवस को OMR उत्तर शीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। अगर आप एप्लीकेशन भर लेते हैं उसके बाद इसका जो प्रिंट आउट रहता है उसको अपने पास संभाल कर रखना चाहिए आपको। इस बारे में ये कह रहा है। तो आगे फॉर्म कैसे भरना है आपको देखिए। पहले आप उसको जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है या नहीं। तो अगर आप इसका मतलब है कि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं या नहीं। तो आपको अगर उत्तीर्ण है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए योग्यता बता देता हूँ। योग्यता है आपको 12वीं पास होना है, और जो ITI से निम्नलिखित 2 ऑप्शन दिया, फिटर में, मैकेनिकल में, मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल और मशीनिस्ट, इसमें से किसी भी में आपको उत्तीर्ण होना है। ITI में इसका योग्यता है 12वीं पास होना, और ITI में जो ऑप्शन दिया है उसमें से किसी में पास होना। इसमें आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आप पास रहेंगे। उसके बाद आके देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रहेगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मूलभूत जानकारी आपके स्वयं की, आपके द्वारा मूलभूत जानकारी आपके द्वारा दी गई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से आ जाएगी। आपकी जो भी बाकी जो जानकारी रहेगा वो आपको रजिस्ट्रेशन, जो प्रोफाइल किए रहते हैं, आप प्रोफाइल बना चुके हैं व्यापम में, वो आपको अपने आप भरा जाएगा आपके ऑप्शन में। तो उसके बाद नीचे में एग्ज़ाम सिटी का आपको चयन करना है। एग्ज़ाम सिटी का ऑप्शन आएगा तो एग्ज़ाम सिटी आप कहीं भी चयन कीजिए। उसके बाद दिव्यांग में आपको चयन करना है। आप दिव्यांग हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर आप दिव्यांग हैं तो किस प्रकार से दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगता के प्रकार को चयन करना है। हियरिंग हैंडीकैप्ड, सुनने में दिव्यांग है, या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, या अस्थि में हैंडीकैप्ड है, या लेप्रोसी क्योर्ड दिव्यांग। तो आगे आपको देखिए, फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट डू यू नीड टू स्क्राइब राइटर। तो क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है। अगर आप फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, अगर हाथ से आप दिव्यांग है, तो अब क्या आपको सह लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यस का ऑप्शन करना है आपको, अगर नहीं तो नो का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आएगा क्लास श्रेणी के बारे में। क्या आप किसी वर्ग से संबंधित हैं। आपका वर्ग से संबंधित का मतलब है कि आप किसी सैनिक वर्ग से संबंधित हैं। तो अगर यस तो यस, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद आप जिस वर्ग से संबंधित है उसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप सैनिक से रिटायर्ड सैनिक हैं या क्या है, वो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। यस तो यस, नहीं तो नहीं, नो तो नो। उसके बाद डिक्लेरेशन में जाएंगे। घोषणा में लिखा रहता है, मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, डाकघर एवं डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता हूं। मैंने विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में दर्शित नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर की दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरा अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। अगर आप कोई भी गलत प्रकार की जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो उसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी। इसमें आपको व्यापम आपकी अभ्यर्थिता जो है वो समाप्त कर सकती है। उसके बाद इसमें आई एग्री में आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपको आई एग्री करके कैप्चा रहेगा, उस कैप्चा को भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रिंट मिलेगा उसको आप प्रिंट को अपना रख लेंगे संभाल के। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब में बने रहिए ताकि आपको और जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।